मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जगाधरी व हांसी में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर गहरी चोट पहुंचाई। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल व फरीदाबाद में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल। जींद में कांग्रेस की बदलाव रैली का हुआ आयोजन। भाजपा सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 188 शरणार्थियों को दिए सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। कांग्रेस पर शरणार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का लगाया आरोप। और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में राखियों की जमकर हो रही है खरीदारी। हरियाणा में आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर के जगाधरी में म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में हरियाणा में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार पर गहरी चोट पहुंचाई है। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में सिर्फ बापू बेटा ही दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के अन्य नेता यात्रा से नदारद हैं। वहीं कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला अलग यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, वो आज हिसाब की बात करते हैं। कुछ है तो यही एक सोचा छोड़ दो। कहा भाई ईसा मांगो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। अरे इनको कोई समझाए भूपेंद्र हुड्डा को। अरे हुड्डा साहब, हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो आज हिसाब मांगने के लिए आ गया। बापू बेटा घूम रहे हैं दोनों, और कोई नहीं है। बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है। लड़ाई उनकी है। कहा जो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जीम जा, मनु धंधा नहीं है। कहा कुछ ये इसकी लड़ाई है इनकी, और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की, और इसी कारण से 2 गुट बने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में लोगों से झूठ बोलकर वोट लिए, लेकिन अब प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी और हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। हमने योग्य युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के रोजगार दिया है। लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे, इसके सपने देखते हैं। परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है, और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया कि भाई हमारा क्या बनेगा। इनका कुछ बनने वाला नहीं है। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए यमुनानगर में सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता के समक्ष रखी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। भाई छछरौली का हॉस्पिटल में लो 6 बेड का था, 30 का है कि नहीं है? खदरी में हॉस्पिटल बन गया कि नहीं बन गया? कोट में बन गया कि नहीं बन गया? और खिदराबाद में जो 6 बेड का था वो 30 बेड का बन गया कि नहीं बन गया? भाइयों 10 साल राज करा कि भाई 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। नहीं दे सके, नहीं देने पर कोई सवाल नहीं। मुझे यूं तो बताया तो शुरू कहां करा था काम? कहीं तो शुरू तो करा होगा, कहीं ट्रांसफार्मर बदला होगा, कहीं तार बदली होगी, कहीं खंबे बदले होंगे। उसकी तैयारी तो दिखाओ, कहां है तैयारी? मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल हिसार के हांसी में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करते हुए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद ये उनकी पहली रैली है और वे
झांसी की जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश में निराशा का माहौल था। नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। भाजपा ने सबसे पहले प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। भाजपा के सरकार के सत्ता में आने से पहले सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचता था जिनकी पहुंच कांग्रेस के लोगों तक थी, परंतु आज हर सरकारी योजना का लाभ देने के लिए हमारी सरकार स्वयं पात्र लोगों तक पहुंच रही है। नायब सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार ने कई मजबूत फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में भी 30-30 गज के प्लॉट पात्र लोगों को दिए गए हैं। हरियाणा के 23 लाख परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड भी बनाए गए हैं। जो लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, 2014 से पहले इसी प्रदेश के अंदर, ये कांग्रेस के शासन के अंदर ये निराशा का माहौल था, अविश्वास था, कुंठा भरी हुई थी, अवसाद और आक्रोश का माहौल कांग्रेस के समय के अंदर था। भाइयों, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला ये कांग्रेस की सरकार के अंदर था। हमने प्रदेश में आकर के 2014 में सबसे पहले जो बड़ा काम किया है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों के अंदर भी हमने 30-30 गज के प्लाट देने का काम वो किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल रात रोहतक जिले के गांव भैणी महाराजपुर में एक चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई और लोगों ने सीएम के हाथों से बनाई चाय का स्वाद चखा। चाय पीने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री की सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया और कहा कि महम में अपने परिवारजनों के बीच चाय का स्वाद चखा है। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चाय बनाई और सभी को पिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर कमल खिलाने के लिए तैयार है। हरियाणा की जनता 1 अक्टूबर को नायब सरकार की नायाब नीतियों पर मुहर लगाएगी और तीसरी बार जनता का आशीर्वाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भाजपा को लाभ मिलेगा। वे आज राई विधानसभा के मुरथल, जाखोली तथा नाहरी मंडलों की बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरक्की और प्रदेश की खुशहाली के लिए तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने 10 वर्षों में देश और प्रदेश की तस्वीर व तकदीर को बदला है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि सीएम सैनी के नेतृत्व में ही तीसरी बार भाजपा की सरकार बनानी है। चुनाव में कांग्रेस नए झूठ के साथ मैदान में आएगी। कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की झूठ और लालच की राजनीति से जनता को आगाह कराना है और भाजपा की कल्याणकारी नीतियां बताकर पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। करनाल में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य स्तरीय पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सदस्य और अभिनेता राज बब्बर भी विशेष रूप से शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी सम्मेलन में कहा कि मैं पंजाबी समाज को मेहनत और तरक्की के लिए बधाई देता हूं। पंजाबी सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो विस्थापित समाज के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, ताकि पंजाबी समाज की दुख तकलीफों को हल किया जा सके। कांग्रेस के शासन के समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, जबकि आज बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर 1 हो गया है। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला मेरा काम होगा विस्थापित समाज के वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम होगा, ताकि आपकी तकलीफ जो तकलीफ लेकर आगे चले। और भी जो समाज की कठिनाइयां हैं, दिखते हैं, मेरे को मालूम है, सबका ठीक ध्यान करो, बनाइए ताकि हमारा समाज आज के ज्ञान बनाने में, निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद में कल प्रवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, विधायक नीरज शर्मा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 अक्टूबर को बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। भाजपा सरकार ने किसानों को लूटने का काम किया है, इसके लिए हरियाणा और देश के किसान इनको कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आमदनी दुगनी नहीं हुई है बल्कि लागत बढ़ गई है तथा हर जरूरी चीज पर जीएसटी लगा दी गई है। इस सरकार ने पोर्टल के माध्यम से जनता के हर वर्ग को परेशान किया है और ये झूठों की सरकार है। फरीदाबाद में कोई भी विकास का काम नहीं किया गया है। इस सरकार में नॉन स्टॉप करप्शन और नॉन स्टॉप अपराध बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस अपनी प्रक्रिया के तहत जिताऊ और बेहतरीन उम्मीदवार को टिकट देगी। पार्टी में गुटबाजी के सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच कोई तकरार नहीं है और ये सिर्फ मीडिया की फैलाई बातें हैं। हरियाणा में बीजेपी के अलावा अन्य केवल वोट काटू पार्टियां हैं। वहीं विनेश फोगाट को लेकर कहा कि पूरे हरियाणा को विनेश पर गर्व है और उन्हें राज्यसभा हेतु नामित किया जाना चाहिए। 90 सीट है 90 असेंबली की, एक ने भी लीड नहीं किया। 40 से ज्यादा हमने किया है। हरियाणा की जनता बहुत खुश हुई। लड्डू बांटे हैं, इनसे जितना जल्दी पीछा छोड़े हिसाब तो हमारे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिसाब तो लोग ले लेंगे 1 अक्टूबर को, लोग इनका हिसाब चलता कर देंगे। हमारे को मान है उसके ऊपर, हमने पहले उनको साथ दिया और मैंने कहा है उनको वही हरियाणा सरकार को वही सम्मान और वही नाम देना चाहिए जो गोल्ड मेडल विधानसभा में आवेदन मांगे गए हैं। कोई इच्छा जाहिर करेगा जैसे देगा, लेकिन खिलाड़ी पहले भी जैसे अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, उन्होंने ढूंढी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी बीजेपी पर जमकर बरसे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। पूरी तरह से जनता तक पहुंचाने का काम किया है और अब इस दौरान वो सभी हम इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि आने वाले दौरान जिस तरह से लोकसभा में बहुत बेहतरीन जो रिजल्ट हमें मिले, जो जनता का भारी जन समर्थन, आशीर्वाद और सहयोग मिला, उससे भी अधिक इस विधानसभा के चुनाव में भारी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम 2.5 से अधिक 70+ सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने जनसभाओं एवं रैलियों का आयोजन करना आरंभ कर दिया है। इसी कड़ी में जींद में कांग्रेस द्वारा बदलाव रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने शिरकत की। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए अनेक मुद्दों को जनता के समक्ष रखा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बदलाव रैली के माध्यम से जनता को संदेश दिया गया है कि 1 अक्टूबर को इस सरकार के कुशासन पर वोट करें, क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भाई भतीजावाद युवाओं के साथ छल करके शासन किया है। महिलाओं और व्यापारियों के साथ जो अत्याचार पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए हैं, अब उनको बदला लेने का समय आ गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल के जवाब में कहा कि चुने हुए विधायक और केंद्रीय कमेटी इसका चयन करेगी। चोट से भाजपा की सरकार को निर्णायक तौर से हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाएगा। 10 सालों का भ्रष्टाचार, 10 सालों का आतंक, 10 सालों का भाई भतीजावाद, 10 सालों का किसान का उत्पीड़न, 10 सालों का गरीब का शोषण, 10 सालों का नौजवानों, जवानों और खिलाड़ियों और महिलाओं उन पर व्यापक अत्याचार और अनाचार, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए बदलाव रैली वोट की चोट से भाजपा से बदला ले एक नए सूर्य का आगाज करेगी। 5 के 5 विधायक जींद की जनता कांग्रेस को चुनकर दे, ये हमने उनके चरणों में अपील की है, शैलजा जी ने। और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 9 सीट जीते हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि मार्जिन मेरा था उससे ज्यादा मार्जिन से हम सर्वे करा दिया। पर डिस्कशन होता है, हम अपना उसमें जो भी हमसे पूछा जाता है हम विचार रखते हैं और पार्टी फिर फैसला। दिवाली आप सबकी मनेगी, कांग्रेस की सरकार होगी और लोगों की दिवाली मनेगी। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के विधायकों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनमें से 6 तो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी से दूरियां बना चुके थे। जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो इस्तीफा देना मात्र औपचारिकता रह जाती है। चौधरी देवीलाल ने भी यही दौर देखा। संघर्ष का दौर में लोग उन्हें भी छोड़कर चले गए। पार्टी एक बार फिर मजबूती से खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की जल्द ही होने वाली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। त्रिशंकु नतीजों के अंदर भी जजपा की भूमिका मजबूत होगी और प्रदेश का नेतृत्व भी जननायक जनता पार्टी ही करेगी। मेहनत उसी जोश और उत्साह के साथ करेंगे और आप देख एक नया इतिहास आगामी 42 दिनों के अंदर प्रदेश में रचने का काम। पार्टी की पीएसी की बैठक होगी, उसके अंदर जो साथी इच्छुक है उनके नाम पे चर्चा और समय अनुसार ही घोषणा उम्मीदवारों की। अभी तो नॉमिनेशंस के लिए भी 12 दिन का समय बिल्कुल, और परिस्थितियां अनुकूल बनेगी और मैं मानता हूं त्रिशंकु के अंदर भी जननायक जनता पार्टी की भूमिका अहम नहीं, पहले से ज्यादा मजबूत भी हो। प्रदेश का नेतृत्व भी जननायक जनता। वहीं आज भिवानी पहुंचे जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने पार्टी के बागी विधायकों को लेकर कहा कि चुनाव के समय ऐसा होता है, अब कांग्रेस में भी ऐसी ही भगदड़ मचेगी। उन्होंने कहा कि जेजेपी चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। दीपेंद्र हुड्डा व बीरेंद्र सिंह द्वारा जजपा को उम्मीदवार भी न मिलने के बयान पर कहा कि उन्होंने कि हमने सबसे पहले कुछ उम्मीदवार घोषित किए हैं और बाकी भी जल्द घोषित होंगे। लोगों ने करना है, चुनावी मौसम में करते हैं ऐसा लोग, कोई नई बात नहीं है। अभी जो कांग्रेस में 10-10 कैंडिडेट टिकटें मांग रहे हैं वो भी इसी तरीके से भागेंगे। कौन छोड़ जाए इस बात की हमें कोई परवाह नहीं। अनेक लोगों ने छोड़ा है। प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तो पता लग जाएगा। सबसे पहले हमने तो घोषित किए हैं पहले भी। वहीं जजपा से इस्तीफा देने वाले टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। 5 वर्ष तक पार्टी और सरकार के सहयोगी के रूप में काम करने का मौका मिला। पहले परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन आज ये बदली हुई हैं। इस कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। से भार मुक्त कर दिया जाए और जो समय पिछले 5 साल हमने एक साथ पार्टी में काम किया है और साथ में सरकार के सहयोगी के रूप में जो समय काम करने का विधायक और मंत्री के रूप में मिला, परिस्थितियां ऐसी थी और आज की परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। इस कारण हमने अपनी जो जिम्मेवारी थी उससे इस्तीफा। टोहाना की जनता और हमारे जो संगठन के साथी हैं और जो हमारी कमेटी है वो ये तय करेगी। हिसार के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने कल एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और सभी को इसकी पालना करना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग द्वारा 5 सितंबर को चुनाव से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं जिले में मतदाताओं का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान तिथि के अनुसार 7 विधानसभाओं में कुल 13,57,489 मतदाता हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक कर आचार संहिता से संबंधित जानकारी दे दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री व राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित सामग्री तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष स्वीप एक्टिविटी चलाई जाएगी। उसमें से एक सुरक्षित उकलाना है, आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हांसी, बरवाला, हिसार, नलवा। हमारे यहाँ पर जो टोटल इलेक्टर्स हैं एज ऑन डेट 13,57,489 हैं। अब की बारी जो हमारे पोलिंग बूथ हैं वो बढ़े हैं। अभी तक जो हमने मीटिंग्स की हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता दिया गया है। जो हमारी हिदायतें हैं इलेक्शन कमीशन ने उसके तहत उन्होंने सजेस्टेड 16 नोडल ऑफिसर्स बताए हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। वो प्री इलेक्शन या कहीं प्री पोल, पोल डे एंड आफ्टर द पोल काम करते हैं।
वहीं करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सभी को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी मतदाता हैं वो पोस्टल बैलेट से घर बैठे अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा सक्षम ऐप पर व्हील चेयर या अन्य किसी सुविधा हेतु अनुरोध कर सकते हैं। हम उस सुविधा को बूथ पर उपलब्ध करवाएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। करनाल की उत्तर प्रदेश जिले के साथ लगती सीमा पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि करनाल में लोकसभा चुनाव के बाद वोटर की संख्या बढ़ी है और अब ये 12,02,419 हो गई है। जिले भर में सरकारी योजनाओं के होर्डिंग व पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिले में छापामार टीमों, मीडिया मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन कमेटी, चुनावी खर्च संबंधी टीमों व कंट्रोल रूम का गठन कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे अभी पोल होना है, तो अभी तक हमारे पास जो वोटर्स हैं वो 12,02,419 अभी तक एनरोल हो चुके हैं। उसमें एडिशन भी है और कुछ डिलीशन भी हुए हैं। तो इफेक्टिवली ये फिगर आज के दिन पे हमारे पास है। इलेक्शन मटेरियल जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो प्रिंट करते हैं उसमें बेसिकली कोई अपना पैम्पलेट छपवा रहा है, कोई अपना पोस्टर छपवा रहा है, कोई होर्डिंग छपवा रहा है, कोई बैनर छपवा रहा है। इसके लिए प्रिंटर्स को स्पेसिफिकली हमने बताया है कि कौन वहाँ छपवा रहा है, कितना उसका क्वांटिटी छपा है, उसकी हमें सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसमें हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका वायलेशन भी एक तरह से ऑफेंस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। ये केवल नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय देने का काम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शरणार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहाँ खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व से एक दिन पहले अंबाला के बाजारों में राखियां खरीदने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं आभूषण की दुकानों पर सोने और चांदी की बनी राखियों की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा का धागा बांधती हैं। अंबाला से कई प्रदेशों में राखियां सप्लाई की जाती हैं। हालांकि इस बार शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से राखी निर्माताओं को काफी नुकसान हुआ है। राखी खरीदने आए लोगों ने कहा कि वे हर साल अंबाला से राखी ले जाकर अपने गांव व शहरों में इसका स्टॉल लगाते हैं। 3 मित्र आते हैं, 80-90 हज़ार रुपए की रखड़ी ले जाते हैं। हर बार नई वैरायटी मिलती है जो हमारे कस्टमर को अच्छा लगता है, पसंद आती है। हर बार भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और बढ़िया माल मिलता है और अच्छी खरीदी होती है हमारी। हम लगभग 25 साल से यहाँ से माल खरीद रहे हैं। हर साल नया माल मिलता है यहाँ। हाँ, अपनी दुकान लगाते हैं, कुछ कस्टमर हमारे बाहर से हैं वो भी लेने के लिए। वहीं आभूषण की दुकानों पर भी बहनें राखियां खरीदने पहुंच रही हैं। दुकानों पर काफी भीड़ भी देखी जा रही है।
प्रभु के नाम से है, कुछ एक स्वास्थ्य के नाम से है, वाहिगुरु के नाम से है, ताकि बच्चों के लिए भी राखी प्रोवाइड है, बड़ों के लिए भी राखी प्रोवाइड है। और बिल्कुल सिल्वर के अंदर 92.50% की राखी जो है हॉलमार्क के अंदर आ रही है, वो हमारे पास यहाँ पे पूरी रेंज अवेलेबल है। गोल्ड की राखी की बहुत इस बार सेल हुई है और कस्टमर्स का इस बार बहुत रुझान है गोल्ड की राखी के लिए भी। और जैसे कि अभी से सीजन शुरू हो चुका है, नहीं तो थोड़ा सीजन लेट शुरू होता है, परंतु इस बार जो सीजन है वो जल्दी शुरू हो चुका है और कस्टमर की बहुत ही अच्छी डिमांड चल रही है इस बार। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इस बार भी रोडवेज की बसों में महिलाओं को कोई किराया नहीं लगेगा। उनके साथ 15 साल के बच्चों की भी यात्रा निःशुल्क रहेगी। ये सुविधा आज दोपहर 12 बजे से कल रात 12 बजे तक रहेगी। सिरसा रोडवेज के यातायात प्रबंधक सुधीर कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी महिला सवारी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। राखी पर्व पर फ्री यात्रा के लिए महिलाओं ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने इस बार भी उनके लिए फ्री यात्रा की सुविधा दी है। बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री सुविधा प्रदान की है और ये सुविधा 18 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर 19 तारीख को रात 12 बजे तक मान्य रहेगी और आप इस सुविधा का लाभ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली क्षेत्र में उठा सकते हैं। इसके साथ ही जितनी भी सोसाइटी की बसें हैं, जिन्हें परिवहन बस समिति की बसें बोलते हैं, उन बसों में भी ये फ्री सुविधा मान्य है। सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि बस से फ्री करी। अब हम अपने मायके जाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए 10 बार हमें सोचना नहीं पड़ता। हम तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले हमें भाइयों पास जाने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब हम जब से सरकार ने बसें फ्री की हैं, हम बेझिझक मतलब आराम से पहुंच जाते हैं। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ी विनेश फोगाट का भारत वापस पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से चरखी दादरी जिले के अपने पैतृक गांव बलाली तक 125 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया, जिसमें विनेश मौजूद रहीं। रास्ते में करीब 100 जगहों पर खाप पंचायतों और ग्रामीणों ने विनेश का स्वागत किया। उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका। गांव के खेल स्टेडियम में विनेश को ग्रामीणों और अनेक सामाजिक संगठनों ने सम्मानित किया। विनेश फोगाट ने कहा कि ओलंपिक मेडल का घाव गहरा है, इसलिए रेसलिंग छोड़ने पर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आज जो गांव और देश का प्यार देखा, इससे घाव भरने में हिम्मत मिलेगी। मैं चाहती हूं कि मेरे गांव के हर घर से मेरी एक बहन निकले जो मेरे रेसलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े। परिवार का अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो वो शायद वो गांव बढ़ने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता रही, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे उसको। जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, तो वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको पता है कि हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी। देश और काम घुमाड़ में इंडिया ने, भारत ने बहुत बेटी को सम्मान खुशी दे रखी है, गोल्ड से भी ऊपर मान सम्मान दे रखी है। ये दुख होया, बेटी का धोखा होया, सबका दर्द होया, सब क्यों रोए। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अपनी तरह के नए और अनोखे स्टार्टअप की शुरुआत हुई है। ये अनोखा स्टार्टअप बधिरों को समर्पित है। कैफेटेरिया की तर्ज पर फूड ट्रक स्टार्टअप डेफेटेरिया शुरू हुआ है। खास बात यह है कि इस नए स्टार्टअप में 50% कर्मचारी भी बधिर ही हैं। विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने होटल प्रबंधन संस्थान के 2 छात्रों के साथ मिलकर इस स्टार्टअप की शुरुआत की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने इस स्टार्टअप का शुभारंभ किया। बधिर की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनमें सुनने की शक्ति का आंशिक या पूर्ण रूप से अभाव हो। ऐसे लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करने का विचार व्यवसाय मनोविज्ञान की पूर्व छात्रा पद्मजा को आया। पद्मजा की मां शरणदीप कौर हरियाणा मूक एवं बधिर निशक्त कल्याण समिति पंचकुला की संरक्षक के तौर पर जुड़ी हुई थीं। तब पद्मजा मूक और बधिर लोगों के संपर्क में आई और उनकी परेशानियों के बारे में पता चला।
पद्मजा ने कहा कि मूक और बधिर लोगों का बाहरी दुनिया से ज़्यादा संपर्क नहीं होता। ऐसे में उन्हें विचार आया कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वे समाज के साथ खुलकर जुड़ सकें और रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो। इसलिए इस नए फूड ट्रक स्टार्टअप डेफेटेरिया की शुरुआत हुई, जिसमें विश्वविद्यालय के ही होटल प्रबंधन संस्थान के 2 पूर्व छात्रों मनदीप व साहिल ने सहयोग दिया और इस प्रकार बधिर लोगों को समर्पित डेफेटेरिया शुरू हुआ। पद्मजा ने कहा कि डेफेटेरिया बधिर लोगों को पहचान देता है। के द्वारा ऑपरेटेड जो कैफेटेरिया है, सो वहाँ से इसका आइडिया आया एंड मुझे ऐसा लगा कि कंसर्निंग दैट आई फेल्ट कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये लोग, क्योंकि इनका आउटसाइड वर्ल्ड से इतना कोई कांटेक्ट नहीं है, ये लोग डे बोर्डिंग में रहते थे, तो एक ऐसी कोई एनवायरनमेंट जहाँ पे ये लोग मिलें, खाएं पिएं और साथ के साथ वो एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन सके, वहाँ से डेफेटेरिया का जेनेसिस हुआ था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने बताया कि 2 साल पहले विश्वविद्यालय में मूक एवं बधिर लोगों के लिए विकलांगता अध्ययन केंद्र की शुरुआत की गई थी। मकसद यही था कि इन लोगों का समाजीकरण हो और उन्हें सशक्त बनाया जाए। ऐसे में पूर्व छात्रा पद्मजा के विचार को विश्वविद्यालय के नवाचार केंद्र के जरिए सिरे चढ़ाया गया। स्टार्टअप इसमें स्टार्ट हुआ है एक, और साथ साथ में इसमें ये भी है कि बच्चे एंटरप्रेन्योर स्किल भी सीखेंगे, डिसेबल बच्चे। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि इसमें ये कंडीशन भी लगाई गई है पद्मजा द्वारा, जब इन्होंने फ्रेंचाइजी फ्री देने की बात कही है कि इसमें 50% बच्चे जो इसमें काम करने वाले होंगे वो डिसेबल्ड यानी डेफ बच्चे होंगे। तो एक किस्म से डेफ को एम्पावरमेंट का भी मतलब ये मसला बनता है, इंक्लूसिव बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का भी मसला बनता है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का भी मसला बनता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक नई शुरुआत है और पहली शुरुआत है, सभी इसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।